सो गाइस, पिछले वीडियो में हमने इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों के बारे में बात की थी। अब आप में से बहुत सारे लोग चाहते होंगे कि वो या तो बड़े इन्वेस्टर बने या फिर बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि वो ट्रेडर बने। तो अगर आप ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको कंपनी का एनालिसिस करना होता है। तो देखो यार, दो प्रकार के एनालिसिस होते हैं। एक है फंडामेंटल एनालिसिस जो इन्वेस्टर पर्सन होते हैं ना वो करते हैं, और एक होता है टेक्निकल एनालिसिस जो ट्रेडर्स होते हैं ना वो चार्ट्स पैटर्न्स आदि देखकर करते हैं। सो हाय गाइस, मैं हूं कपिल सोनती। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां पर आपको मिलता है इन्वेस्टमेंट, पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस रिलेटेड कंटेंट, जिसका मेन फोकस है 1 मिलियन लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करवाना। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस वर्सेस टेक्निकल एनालिसिस, और इन दोनों में से कौन बेस्ट है। सो गाइस, बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन्हीं दोनों स्ट्रेटेजीज जो कि है टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस, इनकी हिस्ट्री के बारे में। तो गाइस, जो टेक्निकल एनालिसिस है ना वो बहुत ही ज्यादा पुराना है। सन 1851 से लेकर 1902 के बीच में जो चार्ल्स डो है ना, वो जो उनका जो न्यूज़पेपर है था द वॉल स्ट्रीट जर्नल, जिसका नाम आज के समय में भी आपने सुना होगा, उसमें वो चार्ट्स पैटर्न आदि दिखाकर बताते थे कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे काम करता है और कौन सी कंपनी की प्राइस प्रोबेबली बढ़ सकते हैं। और जब 1920 में मार्केट क्रेश हुआ था, उस समय पर जेसी लिवरमोर आदि जो ट्रेडर्स थे ना वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए थे, क्योंकि एक दो दिनों में ही उन्होंने शॉर्ट सेल करके बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा पैसे कमा लिए थे। पर जो इसके पहले का जो टाइम था ना, उसके समय टेक्निकल एनालिसिस को बिल्कुल सट्टे की तरह देखा जाता था। मतलब सब लोग ये समझते थे कि भाई मेरे पैसे लगा दे, मतलब जो हॉर्स रेस होती है ना कि ये घोड़ा आगे निकल जाएगा या फिर ये घोड़ा पीछे रह जाएगा, तो उसी प्रकार का सेम यहाँ पर भी बेटिंग लगती थी। और देखो यार, यहाँ की जो सबसे बड़ी लिमिटेशन थी ना टेक्निकल एनालिसिस की, वो यही थी कि यहाँ पर जो आउटकम है ना वो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चलते थे। लाइक आप देख रहे हो कि ये पैटर्न लगा है, ये चार्ट पैटर्न लगा है, ये ट्रेंड से चल रहा है, तो आज शेयर की प्राइस बढ़ सकती है। बट वो बढ़ सकती है, मतलब श्योर शॉट 100% कोई नहीं कह सकता कि आज शेयर की प्राइस बढ़ेगी ही सही। तो चलिए अब बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। तो देखो, जो फंडामेंटल एनालिसिस है ना वो सबसे ज्यादा फेमस 1934 में जब जो बेंजामिन ग्राहम थे, जिन्हें फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग बोला जाता है, उनके द्वारा जो सिक्योरिटी एनालिसिस बुक आई थी ना, उसके बाद में ही इंट्रिंसिक वैल्यू, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आदि चीजों के बारे में बात हुई थी। और वहीं से माना जाता है कि फंडामेंटल एनालिसिस की स्टार्ट हुई थी। और इसे वॉरेन बफेट जो है ना वो एक नेक्स्ट लेवल पर ले गए थे कि वो उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट करते थे जो कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अपने साथ में लाती थी। क्योंकि जैसे कि अगर किसी कंपनी के पास में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है तो उसका जो प्रॉफिट है ना वो हमेशा बढ़ता रहेगा और ग्रो करेगा। सो गाइस, आई होप आप दोनों के बीच की जो हिस्ट्री है ना वो समझ चुके होंगे। सो गाइस, चलिए अब समझते हैं कि आखिरकार फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। तो देखो, जो फंडामेंटल एनालिसिस है ना, इसमें हम जो कंपनी है ना उसका एक जो बिजनेस है उसके बारे में हम बात करते हैं। लाइक हम किसी कंपनी के एक शेयर को खरीदने की बजाय हम ये सोचते हैं कि हम उस कंपनी में एक हिस्सा खरीद रहे हैं। मतलब ये नहीं कि बस मैंने एक शेयर खरीदा मतलब बेटिंग पर्पज से या फिर ट्रेडिंग पर्पज से, बल्कि हम सोचते हैं कि हमने एक बिजनेस में एक हिस्सा खरीदा है। और उसके लिए हम पता करते हैं कि इस कंपनी की एक जो ट्रू वैल्यू यानी कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, और उसके लिए हम अलग अलग एनालिसिस करते हैं। तो जो फंडामेंटल एनालिसिस है ना, इसको मेनली 5 ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा गया है। जो इसकी पहली कैटेगरी है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस, जिसमें हम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो है, इनके बारे में हम एनालिसिस करते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू कहां से बढ़ रहा है, कंपनी की असेट पोजीशन क्या है, मतलब कंपनी अच्छी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रख रही है या फिर नहीं, और कंपनी का कैश फ्लो कितना है, मतलब कंपनी बस ऐसा तो नहीं कि सब सामान वो रेवेन्यू बढ़ाने के चक्कर में उधार बेच रही है। तो इन सब चीजों को एनालिसिस करने से हमको कंपनी की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है ना वो पता चल जाती है कि हाँ ये कंपनी आगे जाके नेक्स्ट बिग बन सकती है। इसके बाद में जो सेकंड एनालिसिस होता है ना वो रेशोस का एनालिसिस होता है। लाइक जिसमें हम बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस की कि कंपनी का ग्रोस प्रॉफिट क्या है, ग्रोस मार्जिन क्या है, या फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या है। और उसके बाद में एक आता है लिक्विडिटी रेशो, जिसमें हम कंपनी की लिक्विडिटी चेक करते हैं कि चलो मान लो कंपनी बहुत ज्यादा ग्रोस मार्जिन कमा रही है पर कंपनी खुद के पास में पैसे ही नहीं रख रही है, तो अगर कोरोना जैसी सिचुएशन आ जाती है तो कंपनी तो बर्बाद हो जाएगी। मतलब एक तरीके से कंपनी को फैमिली की तरह समझिए कि जहां पर घर में भी लिक्विडिटी के क्रंचेस आते हैं तो उसी प्रकार कंपनी में भी आते हैं। तो क्या कंपनी लिक्विड है तो उसमें हम जो क्विक रेशो है, करंट रेशो है आदि के बारे में बात करते हैं कि एक साल के अंदर कहीं ऐसा तो नहीं हो कि कंपनी बैंकरप्ट हो जाए। इसके अलावा हम डेट रेशो के बारे में भी बात करते हैं इसके अंदर की कंपनी के ऊपर कुछ ज्यादा ही उधार तो नहीं है, नहीं तो कर्जे के चक्कर में ऐसा होता है कि आप शेयर होल्डर को पैसा दो ना तो चलेगा, पर जो डेट है ना उसका पैसा देना ही होता है। तो रेशो एनालिसिस में हम मेनली इन तीनों चीजों के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा फिर हम उसमें एक वैल्यूएशन टेक्निक लगाते हैं। मतलब पहले हम फाइनेंशियल का एनालिसिस कर लेते हैं, फिर रेशोस वगैरह देख लेते हैं कि हाँ कंपनी की अच्छी है, फिर हम कंपनी की वैल्यू की साइड जाते हैं कि आखिर कंपनी वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। तो हम उसमें डीसीएफ लगा लेते हैं या फिर बहुत सारे पी रेशो से ही जज कर लेते हैं। और भी बहुत सारी अलग अलग लोगों ने स्ट्रेटेजी जनरेट करी है, पर जो सबसे ज्यादा चलती है ना वो डीसीएफ है, यानी कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो, जिसको हम वैल्यू इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है। मतलब बहुत सारे लोग तो इसको वैल्यू इन्वेस्टिंग या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू भी कहा जाता है कि कंपनी की एक ट्रू वैल्यू क्या है। इसके अलावा
फिर जब हम कंपनी की वैल्यू भी देख लेते हैं कि हाँ कंपनी की वैल्यू अच्छी खासी है, फिर इसके बाद में हम जो इंडस्ट्री है ना उसका एनालिसिस करते हैं कि जिस इंडस्ट्री में कंपनी काम कर रही है वो मतलब अच्छी चल रही है या फिर नहीं। मान लो वो ऐसी इंडस्ट्री में है जो कि मतलब अब डूबता सूरज है, लाइक पेट्रोल वगैरह की जो कार है वो एक डूबता सूरज है, तो क्या कंपनी बस उसी के बिजनेस में है या फिर कंपनी ईवी वगैरह के बिजनेस में है। इसके अलावा कंपनी का हम SWOT एनालिसिस करते हैं कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है और कंपनी को थ्रेट क्या हो सकता है। और अगर इन सब में कंपनी खरी उतरती है तो उसके बाद में हम कंपनी की मैनेजमेंट के ऊपर बात करते हैं कि मैनेजमेंट की क्वालिटी क्या है, कि मतलब मैनेजमेंट ऐसा तो नहीं कि वो जिसको कुछ याद ही नहीं, गधा आदमी या फिर प्रोडस्टर हो, लाइक सत्यम जैसा केस हो सकता है। तो मैनेजमेंट के ऊपर करते हैं और देखते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी देखते हैं कि कंपनी में कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले शेयर होल्डर के पैसे खा गए, या फिर मतलब ऐसा होता है ना कि बहुत सारे नियम शर्तें पालन करने रहते हैं, वो कर रही है कि नहीं कर रही है, तो उससे बहुत कुछ पता चल जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस के बेनिफिट क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस का सबसे बड़ा बेनिफिट है ना वो ये है कि यहाँ से आपको बहुत ही ज्यादा नॉलेज कंपनी के एनालिसिस कर करके जानकारी मिल जाएगी कि आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। और मतलब आप डिटेल में जब जानकारी लेते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाता है कि ये कंपनी आगे में जाकर ग्रो करेगी या फिर इंडस्ट्री आगे जाके ग्रो करेगी या फिर नहीं। मतलब यहाँ से हम कंपनी के मतलब जैसे हम अपना शरीर है, अपने शरीर के अंदर अपन कुछ भी नहीं जानते, पर जो डॉक्टर होता है उसको सब पता होता है कि क्या से क्या है, मतलब एक तरीके का सिटी स्कैन। तो हम भी जो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं ना वो एक तरीके का सिटी स्कैन ही है। और फंडामेंटल एनालिसिस का एक और बेनिफिट यह है कि जो अंडरवैल्यूड कंपनी है ना उनको पहचानने में मदद करता है, क्योंकि अगर हम किसी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो पता चलता है कि कंपनी की वैल्यू तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए पर कम है। और ऐसी सिचुएशन कब आती है पता है, जब मार्केट गिर जाता है ना तब ऐसी सिचुएशन अराइज होती है। लाइक तानला एक कंपनी है जो कि 17-18 रुपए के आसपास थी जब 2020 का कोरोना आया हो, और वो कंपनी 1200-1300 भी चल रही है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो कि उस कंपनी ने कितना ज्यादा रिटर्न दे दिया। तो अगर आपको भी कोई ऐसी अंडरवैल्यूड कंपनी ढूंढनी है तो फंडामेंटल एनालिसिस से ही मिलेगी। अब देखो यार, फंडामेंटल एनालिसिस के बस फायदे ही फायदे नहीं है, इसके नुकसान भी है। लाइक अगर आप इतनी ज्यादा जानकारी लोगे, मतलब अपन ने बात करी फाइनेंशियल्स की, रेशोस की, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की, उसके अलावा कंपनी के क्या बात करी थी एक मैनेजमेंट के ऊपर, तो इन सब में मतलब कि बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है और डेटा जो गैदर करना रहता है ना बहुत ही मतलब सूत्रों के हवाले से खबर नहीं निकालनी पड़ती, उसमें बहुत ही ज्यादा निकालना पड़ता है कि कोई वेरीफाइड सोर्स हो, मतलब ऐसा नहीं कि फेक ही न्यूज लेके अपन काम चला रहे। और जब जो इंटरप्रिटेशन भी रहता है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो करना पड़ता है। लाइक डेटर्स बढ़ रहे हैं और सेल्स बढ़ रही है तो अपने को समझना चाहिए कि ये बोगस बिल भी जनरेट कर रहा है या फिर ऐसा भी है कि बस बेचने के चक्कर में ऐसा कर रहा है कि कंपनी की सेल्स से उसको मतलब है और उसको ये मतलब है कि नहीं पैसा आएगा कि नहीं आएगा। तो मतलब इसमें बहुत ही ज्यादा इंटरप्रिटेशन लगता है। और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर वगैरह है ना उनके लिए ये मेथड बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है, क्योंकि आप कंपनी की अभी की वैल्यू से कंपेयर नहीं कर सकते। आप जो फ्यूचर में कंपनी से मिल रहा है रिटर्न उसके बिहाफ पर आप यहाँ पर कंपेयर कर रहे हो। देखो यार, अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस का एक कंक्लूजन करें तो उससे ये पता चलता है कि अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो तो आपको कंपनी के बारे में एक एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी मिल जाती है। और इसके साथ में आपको पता चल जाए कि कंपनी की अभी पोजीशन क्या है, कंपनी आगे कहां जा सकती है, और जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है वो कहां है और आगे कहां जा जाएगी, मैनेजमेंट क्या है, मतलब यूं समझ लो कंपनी की सब जानकारी मिल जाएगी। बस आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना है कि आपको इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो जो टेक्निकल एनालिसिस है ना उसमें हमें कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू, कंपनी की वैल्यू, कंपनी का मैनेजमेंट आदि के बारे में कुछ भी जानकारी लेने की जरूरत नहीं। हम बस मेन जो फोकस करते हैं वो कंपनी की प्राइस। मतलब जो ट्रेडर होते हैं ना वो ये मानते हैं कि जो कंपनी की अभी वैल्यू चल रही है ना वो ट्रू वैल्यू है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है ना 100% लोगों के पास में प्रेजेंट है। तो उससे क्या है कि मान लो आगे कोई कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है तो उसकी ग्रोथ अभी की अभी आ गई है, और इसी के चक्कर में वो प्राइस पर ही गेम खेलते हैं। मतलब उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कंपनी 14 करोड़ की या फिर 14,000 करोड़ की या फिर 14 लाख करोड़ की है। उनको तो बस इतना दिखता है कि ये कंपनी की शेयर की प्राइस अभी कम है तो ये ज्यादा हो सकती है, या फिर अभी ज्यादा है तो ये कम हो सकती है। तो देखो यार, आपको पता है कि जो कंपनी की शेयर की प्राइस है ना वो डिमांड, सप्लाई, मार्केट ट्रेंड और मतलब कंपनी के बारे में क्या न्यूज चल रही है उसके ऊपर होता है। तो बस टेक्निकल एनालिसिस में हम इन्हीं 3-4 चीजों के बारे में बात करते हैं कि हम ग्राफ्स वगैरह देख लेते हैं या फिर ट्रेंड देख लेते हैं कि मार्केट नीचे जा रहा है या फिर अपवर्ड है या फिर कंपनी के बारे में कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है क्या। तो बस टेक्निकल एनालिसिस में हमें बहुत ही कम काम करना है। बट देखो यार, ये देखने में बहुत ही कम काम लगता है पर यहाँ का जो लोड है ना वो बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है। जो टेक्निकल एनालिसिस है ना उसमें भी हम मेनली 5 तरीके का ही एनालिसिस करते हैं। जो पहला होता है ना वो है प्राइस चार्ट पर, मतलब हम जो प्राइस है ना उसके चार्ट देखते हैं, लाइक लाइन ग्राफ की कंपनी का ग्राफ किधर जा रहा है। इसके अलावा हम कंपनी का बाहर चार्ट देखते हैं कि कंपनी में आज कितने लोगों ने खरीदा, कितने लोगों ने बेचा। इसके अलावा कंपनी का जो कैंडलस्टिक चार्ट है ना वो देखते हैं कि कंपनी में अभी वो हैमर बना है, मतलब आई डोंट नो, ज्यादा नहीं पता है, पर वो प्रेग्नेंट वुमन बनी है, मतलब क्या बना है।
इसके अलावा जो सेकंड है ना वो है ट्रेंड्स और पैटर्न। मतलब हम देखते हैं कि मार्केट किस कंडीशन में जा रहा है, अपवर्ड ट्रेंड में है कि डाउनवर्ड ट्रेंड में है, या फिर कंपनी एक सपोर्ट पे है या फिर कंपनी रेजिस्टेंट पे है। देखो मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझाता हूँ। लाइक आप गेंद फेंकते हो ना, तो जैसे ही जमीन से टकराती है तो एक तरीके का सपोर्ट हो गया, फिर गेंद एक बार की उपकेगी, फिर गेंद उपकेगी, तो मतलब गेंद जमीन के अंदर तो नहीं डल सकती। तो उसी प्रकार एक कंपनी का लोग मानते हैं कि वो सपोर्ट है और एक रेजिस्टेंस आ जाता है, मतलब कंपनी बस इसी के बीच में खेलती है। तो अगर नीचे आई तो खरीद लो, ऊपर आके बेच दो। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके अलावा हम चार्ट पैटर्न वगैरह देखते हैं कि कंपनी के पैटर्न्स क्या बोल रहे हैं, कंपनी में कौन ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, या फिर मार्केट में न्यूज क्या चल रही है। इसके अलावा जो थर्ड चीज है ना वो है टेक्निकल इंडिकेटर्स, जिसमें हम देखते हैं मूविंग एवरेजेस के बारे में। आरएसआई इंडेक्स मतलब जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो क्या बोल रहा है कि कंपनी ओवरबोट है या फिर कम बोट है। इसके अलावा एक मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस है, उसके बारे में देखते हैं, क्योंकि दिखाता है कि आगे जाके कंपनी का ट्रेड मोमेंटम कहाँ जाएगा या फिर कंपनी आगे जाके कहाँ जा सकती है। मतलब मोमेंटम जो चल रहा है वो आगे जाके कहाँ ले जा सकता है। और इसके अलावा हम वॉल्यूम के हिसाब से भी एनालिसिस करते हैं कि कंपनी में अभी कितना वॉल्यूम हो रहा है। मतलब कंपनी के अगर शेयर ज्यादा खरीद रहे हैं तो सीधी सी बात एक चीज समझ में आ रही है कि डिमांड बढ़ रही है। वहीं अगर मान लो वॉल्यूम बहुत ही कम है, मतलब बहुत ही कम लोग इंटरेस्टेड है, तो आपको पता है कि कंपनी के शेयर की प्राइस इतनी ज्यादा चेंज नहीं होगी। और जो लास्ट में है वो डाउ की थ्योरी, जो कि मतलब हमने हिस्ट्री में बात करी थी कि जो डाउ वो नए नए पैटर्न्स वगैरह सब निकालता था, तो उसी के ऊपर है। तो चलिए अब टेक्निकल एनालिसिस के भी प्रोस और कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा जो प्रो है वो है कि यहाँ पर हम बस प्राइस को ही फोकस करते हैं और शॉर्ट टर्म में हम अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इसके अलावा ये जो मार्केट का ट्रेंड है ना उसका भी क्लियर बता देता है कि किधर ट्रेंड चल रहा है या फिर किधर ट्रेंड नहीं चल रहा है। और ये बहुत सारे लोगों को हेल्प करता है कि आपको कब एंट्री लेनी है या फिर कब एग्जिट होना है। पर देखो यार, मैंने जो भी तीनों पॉइंट बताए हैं ना वो श्योर शॉट नहीं है कि मतलब इस टाइम पे ही आपको एंट्री लेनी, इसी टाइम पे एग्जिट करना है। मतलब ऐसा श्योर शॉट तो किसी में भी नहीं, इन्वेस्टिंग में भी नहीं है। मतलब आप ये सोचो कि बस इन्वेस्टिंग है तो मतलब उसमें ज्यादा श्योर शॉट है, तो उसमें भी कोई श्योर शॉट नहीं है। और बात करें टेक्निकल एनालिसिस के कॉन्स की, तो उसमें जो सबसे बड़ा कॉन्स है ना वो ये है कि हम जो हिस्ट्रिकल जो पैटर्न्स वगैरह ग्राफ्स डेटा वगैरह चल रहा है ना उसी पर फोकस करते हैं। हम ये नहीं देखते कि आगे कंपनी का फ्यूचर क्या हो सकता है। और इसके अलावा बस इसमें रिस्क बहुत ही ज्यादा हो जाती है कि लाइक आपने खरीदा, हो सकता है कि जो प्रोडिक्टेबल आउटकम है वो प्रिडिक्टेबल है ही नहीं। मतलब अभी देखो, मैं थोड़े दिन पहले पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आरबीआई अपने रेट बढ़ा सकती है, पर आरबीआई ने अपने रेट बढ़ाए ही नहीं। तो इस केस में क्या हुआ, मार्केट नहीं गिरा। तो मतलब यहाँ पर जो आउटकम है वो प्रिडिक्टेबल नहीं है। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, तो देखो वो 50-50 चांस है कि हाँ ऐसा हो सकता है। मतलब श्योर शॉट कोई नहीं कह सकता भाई ऐसा पैटर्न बना तो ऐसा होगा ही होगा। इसके अलावा जो फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनी का पूरा सिटी स्कैन करते हैं वो इसमें कुछ होता ही नहीं। इसमें चाहे कंपनी वो बोल रहा हूँ ना 1000 बिलियन की भी बन जाएगी तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो तो फिर भी देखा कि 1000 से 2000 जा सकती है। तो भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है अगर कंपनी की खुद ही कंपनी ना प्रॉफिट वगैरह जनरेट नहीं कर रही और एक टाइम के बाद में मार्केट गिरता है तो फिर वो जो गधे लोग रहते हैं जो लोगों के कहने में इन्वेस्ट करते हैं उनके माथे सारा का सारा आ जाता है। तो अगर कंक्लूजनली हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो इसमें हम जो कंपनी का प्राइस पैटर्न या फिर चार्ट पैटर्न वगैरह होते हैं ना उन्हीं को कंपेयर करते हैं कि कंपनी के शेयर की प्राइस आज क्या है और मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है या फिर मार्केट में न्यूज क्या हो रही है और उसके हिसाब से कंपनी कहां पर इंपैक्ट आ सकता है और कंपनी की क्या शेयर की प्राइस बढ़ेगी या फिर घटेगी। इसमें हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं कि वॉल्यूम इंडिकेटर, आरएसआई, चार्ट कार्ड, मतलब बहुत सारा है, देखने वाले देखते हैं। पर देखो यार, एक चीज मैंने सीखा है कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना तो उसमें जो सबसे अच्छी चीज है ना वो है स्टॉप लॉस। आपको हमेशा स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए। अब देखो बहुत सारे लोग मेरे को कुछ भी बोलेंगे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ आपको जो स्टॉप लॉस है ना वो लगाना है। और इसके अलावा आपको ट्रेडिंग की सारी स्ट्रेटेजीज को मास्टर करने की जरूरत नहीं है, बस आप एक ही स्ट्रेटेजी लो। लाइक मान लो आप मूविंग एवरेजेस पे ही खेल रहे हो तो बस मूविंग एवरेजेस पे ही खेलो और उसी में करो। अगर आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो तो आप शॉर्ट सेलिंग पे ही मास्टरी ले लो। मतलब ऐसा कि अगर ऐसा होना चाहिए ना तो ऐसा होना चाहिए। तो आप एक ही चीज को पहले मास्टर करो और उसके बाद में आगे बढ़ो। ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग में हावड़े बन जाओ कि ये भी ले लूंगा, ये भी ले लूंगा, ये भी ले लूंगा, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब देखो यार, एक और बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, वो है टेक्नो फंडामेंटलिस्ट, जो कि ये जो दोनों को है ना टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों को लिया जाता है और मिक्सर में पीस दिया जाता है। मतलब क्या हो कि आपको पता है कि कंपनी के शेयर की प्राइस जो आप खरीदना चाह रहे हो, मतलब आपने फंडामेंटल एनालिसिस किया और आपको लगता है कि यार इसकी शेयर की प्राइस तो बहुत ही ज्यादा ब्राइट फ्यूचर है और ये हो रहा है। और वहीं अगर आपने देखा कि यार इसका मूविंग एवरेजेस तो ये बोल रहा है कि कंपनी की शेयर की प्राइस अभी गिरेगी क्योंकि मार्केट में इसका ट्रेंड है ना वो डाउनवर्ड है थोड़ा, क्योंकि कुछ भी समझ लो। मतलब एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लो न्यूज इस सेक्टर के खिलाफ थोड़ी खराब है तो उससे शेयर की प्राइस गिरेगी। तो अब आप क्या सोचोगे कि आप थोड़े दिन रुकोगे या फिर उसी टाइम खरीद लोगे। तो जो एक मतलब समझदार व्यक्ति वो यही सोचेगा कि भाई आगे जाके अगर शेयर की प्राइस और गिर रही है तो
उसी टाइम पे खरीद लेंगे ताकि थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाए। तो देखो यार, ये जो पूरी मेथड है ना, यही होती है टेक्नो फंडामेंटलिस्ट, जिसमें हम जो कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते ही करते हैं और साथ में टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं कि क्या कंपनी और ज्यादा डिस्काउंट में मिल सकती है या फिर क्या कंपनी की शेयर की प्राइस ऐसी ही आगे बढ़ती रहेगी। तो चलिए इसको मैं एक आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो आपने रिलायंस को एनालिसिस किया, आपको लगता है कि रिलायंस की जो अभी $200 बिलियन की मार्केट कैप है वो $2000 बिलियन तक चली जाएगी, मतलब मुझे आने वाले 10 साल में ये कंपनी 10 गुना रिटर्न दे सकती है। पर आपको अभी जैसे पता चला कि जियो फाइनेंशियल्स का मर्जर हुआ, वो मतलब अलग हुआ, तो उसके बाद में उसकी शेयर की प्राइस क्रैश हुई है थोड़ी सी। तो आपको अगर पता था तो आप रिलायंस को 2500 पे खरीदोगे या फिर 2200 पर। अब आपका वही जवाब होगा कि अगर रिलायंस की शेयर की प्राइस कम हो रही है तो मैं तो कम पे ही खरीदूंगा। तो इसमें देखो हमने दोनों की दोनों टेक्निक है ना, उनका मिक्स्ड में वो यूज किया कि ना तो मैं फंडामेंटल के साथ में गया ना ही मैं टेक्निकल के साथ में गया, बल्कि मैं दोनों के साथ में गया। तो उससे क्या हुआ कि जो मेरे को 2500 का शेयर है ना, वो 2300-2400 रुपए या फिर 2200 रुपए पे मिल गया। तो ये आपको छोटा सा अमाउंट लग रहा है, पर मान लो आपने एक कंपनी देखी जिसके शेयर की प्राइस थी सिर्फ 100 रुपए और वही आपको पता चला कि वो 80 रुपए पे जा सकता है, और वही शेयर की अगर 10 साल बाद की हम वैल्यू की बात करें तो वो शेयर 8000 पे चला जाएगा। तो जो अगर आपने 100 से इन्वेस्ट किया तो आपके तो बस 80 गुना पैसे हुए, पर अगर आपने 80 पे इन्वेस्ट किया तो आपके तो 100 गुना पे रिटर्न हो गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि रिटर्न थोड़ा सा हल्का सा आपको छोटा सा दिखता होगा कि क्या फर्क पड़ जाएगा, पर अगर आप टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस का यूज करोगे तो उससे आपका जो रिटर्न है ना वो कहीं ना कहीं इनहेंस हो ही जाएगा। तो देखो यार, टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस जो है ना वो दोनों का मिक्सअप है। तो अब इसका जो नुकसान थे वो तो सारे खत्म हो गए, क्योंकि आपको पता है कि अगर मार्केट ट्रेंड आपको नहीं पता है फिर भी आपको इन्वेस्ट करना ही है। तो इसका जो एक बेनिफिट है ना वो है रिड्यूस्ड बायनेस। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, देखो दो तरह के ही लोग होते हैं, एक सोचते हैं कि भाई फंडामेंटल एनालिसिस बेस्ट है, एक सोचते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस बेस्ट है। पर अगर आप दोनों ही जगह को मिरर के सामने करोगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों ही बेस्ट है अपनी अपनी जगह पर। तो यहाँ से जो आपका बायसनेस है ना अंदर का वो चला जाता है, और आपको टाइम पर इनसाइट्स मिल जाएंगे कि कंपनी की शेयर की प्राइस गिर सकती है या फिर बढ़ सकती है। मतलब आपको ऐसा इंतजार नहीं करना पड़ेगा कब गिरेगी, कब या फिर अभी से खरीद लूं या फिर अभी से बेच दूं। तो मतलब ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा, और जो आपकी रिस्क है ना उसको भी ये मैनेज करेगा कि चलो आज नहीं कल ले लेंगे, या फिर अगर आपने कुछ ज्यादा पे भी ले लिया और आपको पता है कि टेक्निकल एनालिसिस से प्राइस गिर जाएगी तो एवरेजिंग हो जाएगी। मतलब आई होप आप समझ रहे होंगे कि टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस के बहुत सारे बेनिफिट है। सो गाइस, अब आप में से सोच रहे होंगे कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में कौन सा बेस्ट है। तो देखो यार, मैं तो मानता हूं कि कोई सा भी बेस्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप हमने मान लो किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस किया, एग्जाम्पल है उस कंपनी का सत्यम, अगर आप उसके फाइनेंशियल से उस समय पे देखोगे तो आपको पता लगेगा कि भाई फाइनेंशियल अच्छे, कंपनी के पास में बहुत ही ज्यादा वो फ्यूचर है, ये है वो है। तो क्या होता, आप कंपनी में इन्वेस्ट कर देते, और क्या होता अभी तक आपके पैसे हो जाते जीरो। पर वहीं अगर आप टेक्निकल एनालिसिस भी खरीद लेते उसके अंदर, कि मान लो चलो आपने कंपनी के हाई पे खरीद लिया पर टेक्निकल एनालिसिस करके शॉर्ट करके भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लिया, तो इस केस में तो आप टेक्निकल एनालिसिस सही हुआ। पर आप अगर मान लो श्योर टेक्निकल एनालिसिस पे ही बिलीव करते हो और आप सोचते हो कि बस कोई कंपनी है वो मिल गई, जैसे अडानी अभी थोड़े दिन पहले गिर रही थी तो सबने उसको शॉर्ट किया था। अब अगर मान लो आप टेक्निकली यही चलोगे कि इसको तो और ज्यादा शॉर्ट करो, तो क्या होता, आपके पैसे अभी फिर खत्म हो जाते। तो आपको देखो कंपनी का मतलब जो सिटी स्कैन है वो भी करना है, और साथ में कंपनी का ये भी देखना है कि कंपनी का ट्रेंड क्या चल रहा है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपके लिए एक कोई सी भी जो इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी है वो बेस्ट नहीं है। पर जो बिगिनर इन्वेस्टर है ना उनके लिए मैं बोल दूंगा कि आपको टेक्निकल एनालिसिस से थोड़े दिन दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ी रिस्क ज्यादा आ जाती है यार, सीधी सी बात। तो आपको सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहिए, उसके बाद में मतलब अगर आपको पता चल जाता है कि बिजनेस कैसे काम करता है तो बस उसको आपको पता करना है कि बिजनेस की शेयर की प्राइस कब कम हो सकती है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपके लिए दोनों की दोनों स्ट्रेटेजीज बेस्ट है। सो गाइस, ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही आप कमेंट कर सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाओ। और हाँ, अब हम आगे फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में ही बात करेंगे, जिसमें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है उसको कैसे पढ़ सकते हो। और अगर आपने मेरा पुराना वीडियो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के ऊपर नहीं देखा है तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। देखिए लाइट ने भी बोल दिया है बाय बाय।